हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्विक रीड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज 15 एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए थे और पोनिटी स्टार्ट किए थे। पोनिटी में पेज नंबर 1 से पेज नंबर 12 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज उससे आगे पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत वादयोग नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 का क में किया गया है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुष और स्त्रीय दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन केटीसा का है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, यानी नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क में है स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का ख में है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 का घ में है पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का घ। अनुच्छेद 39 का ड में है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य व शक्तियों का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का क उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन एवं स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 में है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उसकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण।
अनुच्छेद 48 का क में है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे है मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल कर्तव्य किसी देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो सोवियत संघ रूस से भारतीय संविधान में के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 का ए में है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया संविधान में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य एवं नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 क का 5 में है। आगे है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश का या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विश्वास करें। आठवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11वां है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक को जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो विजय इनेमुएल बनाम केरल राज्य 1986 में हुआ।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने 1985-86 को जनहित याचिका का जनक या फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है। आगे है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। जो अर्हताएं हैं, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी नाब के पद पर न हो और न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष हो। आगे है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के से एकन संकीर्णीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकन हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। तो राज्यों के विधानसभाएं उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। नेक्स्ट है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की सीमा के भीतर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जाता है। तो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 के तहत निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित की पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 के द्वारा दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित
निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अनुच्छेद 72 में है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 73 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसे पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक और दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। आगे है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है राष्ट्रपति का वेतन। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी तो संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं और भारत के महान्यायवादी हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित न कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस एस हिमायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम है और 14वां और 15वां बन गए हैं द्रौपदी मुर्मू। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि यानी 1 वर्ष 11 दिन तक
राष्ट्रपति रहे थे। आगे है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। पहला है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। और तीसरा है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रावधान संविधान के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और उसका निर्णय भी अंतिम होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 63 है। भारत के लिए एक रोज उपराष्ट्रपति का प्रदान। अनुच्छेद 64 है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 है। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की इस रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारित तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 का है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो 1952 से 1962 तक थे। दूसरा उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 62 से 67 तक रहे। तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर वराहगिरी वेंकटगिरी जिसे बीवी गिरी भी कहते हैं, 1967 से 1969 के बीच था। चौथे उपराष्ट्रपति थे श्री गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 1974 के बीच थे। पांचवा थे बीडी जत्थी जो 1974 से 1979 के बीच थे। छठा थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिमायतुल्लाह जो 1969 से 1984 के बीच रहे, 1979 से 1984 के बीच रहे। सातवें थे आर वेंकटरमन जिसका कार्यकाल था 1984 से 1987 के बीच। आठवें थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिसका कार्यकाल था 1987 से 1992 के बीच। नौवां थे श्री के आर नारायण जिसके कार्यकाल था 1992 से 1997 के बीच। 10वां थे श्री कृष्णकांत 1997 से 2002 के बीच। 11वां थे श्री भैरव सिंह शेखावत 2000 से 2007 के बीच। और 12वां थे डॉक्टर जाकिर हुसैन 2007 से 2017 के बीच। 13वां है वेंकैया नायडू जो 2017 से अब तक हैं। और 14वां हो जाएगा जगदीश धनखड़। 14वां हो जाएगा जगदीश धनखड़ जो वर्तमान में है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति
किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति में है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है यानी संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50 होनी चाहिए न्यूनतम संख्या। भारत का प्रधानमंत्री समानतः किस सदन का सदस्य होता है? तो समानतः लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे मनमोहन सिंह बने थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में किया गया है। लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश काटजू बने पहले गृह मंत्री, बाद में रक्षा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री KR षणमुखम शेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो गया था पाकिस्तान में। अपने मंत्रिमंडल कार्य में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह एक बार भी उपस्थित नहीं हुए लोकसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 253 में 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपालास्वामी आयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो स्वामी प्रसाद आयंगर के।
नेक्स्ट है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री व उपमंत्री मंत्रिमंडल में होता है। इनमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में है संविधानिक, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा अंतर है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल में है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा है मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रियों द्वारा ही किया जाता, मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है और नीति निर्देशक निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा होता है भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और चौथा होता है भारत के अवर अधिवक्ता, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतनवाड़। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतनवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रयास पर पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रयास पर पद धारण करेगा। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। नेक्स्ट है महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, यानी महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद है और महाधिवक्ता का पद वैधानिक पद है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वी नरहरि राव थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता देता है। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी क्या के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा किया जाता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि
का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखा के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 48 है संबंधित विषय। अनुच्छेद 48 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति होता है 148 के तहत। 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्ति दिया हुआ है। अनुच्छेद 150 में है संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 150 में 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को यानी मनी बिल को परिभाषित किया जाता है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो वर्ष 1971 पे। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की एकांतिक शक्तियों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं? तो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल संख्या का 1/10 संख्या से होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। नेक्स्ट है संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 है संसद का गठन, 79 है संसद का गठन, 80 है राज्यसभा की संरचना, 81 है लोकसभा की संरचना, 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि, 83 में है संसद के सदनों की अवधि, 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ, 85 में है संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन, अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन तथा संदेश देने का अधिकार, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधन तथा संदेश देने का अधिकार अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण, अनुच्छेद 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायाधीशों के अधिकार, अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 91 में है राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति,
अनुच्छेद 92 में है उस राज्य के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्तियों का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में है सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिमान। अनुच्छेद 100 में है दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यवाही कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में है संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं। अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 में है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञात करने से पहले आहर न होते हुए अथवा निरहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान मंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संसद तथा विधान मंडल दोनों चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। 31वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। 525 से 545 31वें संविधान संशोधन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं तो मध्य प्रदेश में। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंगन भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, जिसे अब हटा दिया गया है। 114वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा आंगन भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2010 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 होनी चाहिए। लोकसभा व राज्यसभा के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र हैं जो 48 हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है तो लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित व्यय संचित निधि से, राज्यसभा के सभापति उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संचित निधि से ही, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन संचित निधि से ही, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। नेक्स्ट है परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है तो उन्नाव जो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था पहला आम चुनाव। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व
उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा में बिहार से 40 सीटें को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर हैं? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों मिला के 40 हैं, तो बिहार का अकेला 40 है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का वोट का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में जब बराबर मत होने की स्थिति में करता है, जब बराबर हो जाता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मालवणकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 होते हैं विशेषाधिकार समिति में। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जो राज्यसभा में होते 1980 से 1986 के बीच। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार, 4 जून 2019 से 4 जून 2014 तक रही। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जी.वी. मालवणकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते भारित नहीं होता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। करों एवं सरकारी कामगारों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत के संचित निधि में जमा होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक। साधारण विधेयक में इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक में मंत्री तथा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि धन विधेयक इसमें केवल राज्य के मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है,
साधारण विधेयक में सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, जबकि धन विधेयक इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। साधारण विधेयक है, इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। साधारण विधेयक में इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, जबकि धन विधेयक में दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई असर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। साधारण विधेयक में विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर राज्य को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। धन विधेयक में विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। धन विधेयक इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। धन विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। धन विधेयक के लिए नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदनों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई विधेयक कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक एवं तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन से होती है? तो द्वितीय वाचन से होती है। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के बिना। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विधेयक पर बहस हुई तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। अर्थात 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं बिना सूचना दिए तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। भारतीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है। भारतीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। सूचना विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे है? तो संसद को है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पे वह कहीं और भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष यानी 65 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 का ए। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। अनुच्छेद 136 में अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार यानी रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 145 में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 में के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति होती है। तो इसके मूल अधिकारी के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाली विवादों का निर्णय की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति होती है। तो इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्धन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीशों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा होता है तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 के 7 में है। नेक्स्ट है, भारत के
प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति J.K. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति K.G. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या में संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय किसे परामर्श देने का अधिकार है? कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श देने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोरखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय में व्यक्त की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 132 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़े अपील जो अनुच्छेद 132 में है। दूसरा है सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 133 में है। तीसरा है आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें जो अनुच्छेद 134 में है। और चौथा है विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें जो अनुच्छेद 136 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्तियों को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करनी चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायाधीशों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद यानी PIN की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। राज्यपाल। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा, यानी राज्यपाल का मनोनयन कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधान सभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में से एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से किए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000 यानी 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है।
सातवें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली नियुक्तियां। पहला है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति की नियुक्ति और राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में भी राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। राज्य विधानसभाओं के आंगन भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के विरुद्ध किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा 104 संविधान के द्वारा स्थगित कर दिया गया इस नियम को। राज्य से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद प्रावधान। अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, अनुच्छेद 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 में क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 में। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 233 में। सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। आगे है राज्य विधानमंडल। राज्य में राज्य विधान मंडलों का उत्सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। राज्यों में वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है राज्य में उच्च सदन की स्थापना यानी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये अनुच्छेद है 163। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 164 में है। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। राज्य के विधानमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 166 में है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद 169 के द्वारा। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद से निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 170 के तहत निर्धारित की गई है। आगे है राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्यों की
निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी? 1963-1967। भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 67 थी। नेक्स्ट है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। राज्य एवं सदस्यों की संख्या, तो आंध्र प्रदेश में 175, आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल में 68, कर्नाटक में 224, मध्य प्रदेश में 230, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40, उड़ीसा में 11, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तराखंड में 70, अरुणाचल में 60, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90, झारखंड में 81, केरल में 140, महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60, नागालैंड में 60, पंजाब में 117, सिक्किम में 32, तेलंगाना में 190, उत्तर प्रदेश में 403, सबसे ज़्यादा वो यूपी में ही है, पश्चिम बंगाल में 294, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70, पुडुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर में 90, 24 प्लस पीओके 90 और 24 पीओके के लिए। आगे है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल को पर्यवेक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, क्योंकि कोलकाता का ही सटा हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होगा तो गैरकानूनी है, तलाक होना गैरकानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? तो 62 वर्ष। नेक्स्ट है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु ऋण जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो 25 हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय ऋण जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आता। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं होता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के
अभिलेख के न्यायालय के रूप में 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएँ। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएँ। 218 में है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू करना। 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 में है अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 में है न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते। 222 में है किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में है अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है 224 उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का ए में है उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 में है उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार। 226 में है कुछ रीट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226(1) में है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, निरस्त किया जाना चाहिए। 227 में है उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 में है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का हस्तांतरण। 228 का ए में है राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान, निरस्त कर दिया गया है। 229 में है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 में है उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की पीठ एवं क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय स्थापना, राज्य क्षेत्राधिकार एवं मुख्य पीठ एवं खंडपीठ। कोलकाता न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कोलकाता न्यायालय की स्थापना 1862 में। राज्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुख्य खंडपीठ कोलकाता में है। पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। दूसरा है बॉम्बे जिसे मुंबई कहा जाता है। इसकी भी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके क्षेत्राधिकार में है महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन व द्वीप एवं गोवा। इसका मुख्य पीठ है मुंबई और खंडपीठ है नागपुर में, पणजी में, औरंगाबाद में। तीसरा है मद्रास का स्थापना भी 62 में हुआ था, यानी कोलकाता, मुंबई और मद्रास के स्थापना 1862 में हुआ था। इसका राज्य क्षेत्र है तमिलनाडु और पुडुचेरी। खंडपीठ मुख्य पीठ है मद्रास में। कर्नाटक उच्च न्यायालय स्थापना 1884। कर्नाटक राज्य क्षेत्राधिकार, मुख्य पीठ बेंगलुरु में है। इलाहाबाद 1866 में हुआ था स्थापना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1886। क्षेत्र राज्य परिषद उत्तर प्रदेश और मुख्य पीठ है इलाहाबाद, जबकि खंडपीठ है लखनऊ में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। राज्य है बिहार, राज्य क्षेत्र अधिकार बिहार और इनका मुख्यालय है पटना। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। राज्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख और इसका मुख्य पीठ है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश है, इसकी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। क्षेत्र राज्य मध्य प्रदेश और इनका मुख्य पीठ है जबलपुर में, जबकि खंडपीठ है इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब एवं हरियाणा 1966 में। राज्य हैं पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़। मुख्य पीठ है चंडीगढ़। गुवाहाटी है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। राज्य क्षेत्र है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल। गुवाहाटी है इसका। कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। उड़ीसा है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था।
उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। क्षेत्र राज्य है उड़ीसा और मुख्य पीठ है कटक में। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में। क्षेत्र राज्य है राजस्थान, मुख्य पीठ है जोधपुर में और खंडपीठ है जयपुर में। केरल राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में। राज्य है केरल व लक्षद्वीप। क्षेत्राधिकार राज्य और मुख्य पीठ है एर्नाकुलम। गुजरात उच्च न्यायालय स्थापना 1960 में। मुख्य राज्य गुजरात है और मुख्य पीठ है अहमदाबाद में। दिल्ली स्थापना 1966 में। क्षेत्र राज्य दिल्ली और ये मुख्य पीठ है दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश 1967 में हुआ था उच्च न्यायालय की और हिमाचल प्रदेश में है और इनका शिमला में है मुख्य पीठ। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुआ था। क्षेत्र राज्य है जम्मू कश्मीर और इनका पीठ है गंगटोक में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में और उत्तराखंड भी 2000 में और झारखंड भी 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का झारखंड है। और छत्तीसगढ़ का मुख्य पीठ है बिलासपुर, उत्तराखंड का मुख्य पीठ है नैनीताल और झारखंड का मुख्य पीठ है रांची। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। राज्य क्षेत्र मेघालय और इसका मुख्य पीठ शिलांग में। मणिपुर है 2013 में। मणिपुर में इम्फाल। त्रिपुरा में 2013 में इसका राज्य क्षेत्र है त्रिपुरा और ये हुआ था इम्फाल में, मुख्य पीठ है इम्फाल में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों खंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में। तेलंगाना का तेलंगा, आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश छात्रराज है और इनका है हैदराबाद और यह है अमरावती। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, एक धारवाड़ और दूसरा गुलबर्गा। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निवारण निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं आता है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी, जबकि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के संबंध। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में कानून बना सकती है। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट है संघ सूची में किए गए प्रावधान। 6ठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टियां संख्या 92 का क जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्जातीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टियां 2 को जोड़ी गई। इसका संबंध है किसी राज्य में
केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रविष्टि 2 को जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतरजातीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परिवहन पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा से है, यानी सेवा कर से है, यानी सर्विस टैक्स से है। क्षेत्रीय परिषदों यानी रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। अंतरजातीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 263 में किया गया है। अंतरजातीय इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार कर लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 245 और 246 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 245 एवं 246 के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वो वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर लगाया जाता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92 का है। आयकर कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। तीसरा है तंबाकू और गैर अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। चौथा है नियम कर। पांचवा है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, यानी कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि के से विभिन्न संपत्ति पर। सातवां है संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। आठवां है रेल, समुद्री मार्ग या वायु मार्ग ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और मालों पर कर। नौवां है स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से विभिन्न कर। 10वां है स्टाम्प शुल्क। 11वां है समाचार पत्रों को क्रय विक्रय तथा उससे प्रभावित विज्ञापनों पर कर। 12वां है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय कर और अंतर्जातीय व्यापार के दौरान। 13वां है माल के पोषण पर कर, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। और 14वां है सेवा पर कर। केंद्र सरकार जन विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। नेक्स्ट है राज्य कर यानी राज्य सूची प्रविष्टि, जो 45 से 63 के बीच है। भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा, अन्य मादक पदार्थों, औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं तथा नौकाओं पर कर, पथ कर यानी मार्ग कर यानी टोल टैक्स, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर,
विलासिता यानी मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने वाले प्रकार, स्टाम्प कर यानी संघ सूची में बने दस्तावेजों से विभिन्न दस्तावेजों पर उपर्युक्त विषयों में से किसी से संबंध में शुल्क, किंतु उसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता। तो अनुच्छेद 265 के द्वारा। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। सरकारी आयोग का गठन संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 18 मई 1990 को किया गया था। नेक्स्ट है, आयोग एवं समितियां। केंद्र एवं राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया है, जो निम्नवत है। आयोग एवं समितियां और अध्यक्ष। राजमन्नार समिति 1969, राजमन्नार समिति 1969, जिनके अध्यक्ष है डॉक्टर डी.पी.वी. मन्नार। सरकारी आयोग है 1983 में, सरकारी आयोग 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया इनके अध्यक्ष थे। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, मोरारजी देसाई इनके अध्यक्ष है। सीतनवाड़ समिति 1996 में, एमसी सीतनवाड़ इसके अध्यक्ष थे। पूंछी आयोग 2007 में, मदन मोहन पूंछी इसके अध्यक्ष है। केंद्र राज्य संबंधियों को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में दिया गया है। जन संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। जन संबंधी विवादों के न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्जातीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रयत्न राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? तो राजमन्नार समिति ने। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रयत्न राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं? तो राजमन्नार समिति ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से 63 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नई बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जन विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जन विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र राज्य ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को की गई थी। नेक्स्ट है, राज्य संघ राज्य संबंध। भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293 इनके अंतर्गत आता है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। संघ राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अनुच्छेद 245 के तहत संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार।
अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। अनुच्छेद 246 में है संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामले में कानून। अनुच्छेद 227 है कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में है संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 में है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद के पास है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 251 से 249 के बीच। अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता रहेगा। अनुच्छेद 252 में है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। नेक्स्ट है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति में है अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना राज्य और संघ की बाध्यता है। अनुच्छेद 257 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। 258 में है कुछ मामलों में संघ राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का क में है राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 में है भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार। अनुच्छेद 261 में है सार्वजनिक कार्यों के अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायीकरण का गठन। अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में है। नेक्स्ट है वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकरण के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 में है केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 में है संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाए गए अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 में है राज्य के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 है व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 है वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 है संचित निधि आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशि के अभिरक्षा। अनुच्छेद 258 में है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 है वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन।
अनुच्छेद 287 में है विद्युत करों में छूट। अनुच्छेद 288 में है पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 में है राज्य की संपत्तियां और आय को संघ के कराधान में छूट। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983, पूंछ आयोग 2007 का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपात उपबंध। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? तो हृदयनाथ कुंजरू ने। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपातकाल घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 253 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इस तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एंड नेफा क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। दूसरा आपातकाल जो था, संसद की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध को छेड़ने के कारण की गई थी। यह संविधान में मार्च 1977 लागू की गई। तीसरा है आपातकाल। भारत की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। 25 जून 1975 को यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत 52 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 256 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित कर सकता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत स्थापित कर सकता है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? तो 1 माह के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपातकाल। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। अनुच्छेद 252 में है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राज्य आपातकाल और 360 में है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात में है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ या राजसूची के विषय पर भी विधि निर्माण कर सकती है। राज्य की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप से कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। अनुच्छेद 356 राज्यापात राष्ट्रपति शासन में विधानसभाएं भंग कर दी जाती है एवं शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। वित्तीय आपात में संघ एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपातकाल की घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था।